ठीक, हाँ, तो ऐसे डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन में जितना हमने डिस्कस किया हुआ था कि इसे थीटा एक स्मॉल एंगल हमने डिस्प्लेस किया हुआ है इस डायरेक्शन में। ब्लॉक दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और तो जब हम इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करेंगे, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन था, ये ब्लू डॉटेड लाइन जो था, इसे हमने इतना डिस्प्लेस किया था एट एन एंगल थीटा तक। तो फिर हमने देखा कि इसमें नीचे इसका फोर्स mg लग रहा होगा। लेट्स जस्ट रिमूव दिस। इसके नीचे ये फोर्स mg लग रहा होगा। किसका वेट है? ये ब्लॉक का वेट है। ठीक है, ये ब्लॉक का वेट mg लग रहा होगा। तो जब हम पेंडुलम लेते हैं तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ये वाला कंपोनेंट होता है ना। एंड ये वाला कंपोनेंट mg को जब रिजॉल्व करोगे एट एन एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाता है और रिस्टोरिंग फोर्स वाला कंपोनेंट mg sin थीटा हो जाता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो mg sin थीटा है। ठीक है, एंड ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स करेगा। ठीक है, तो इसे हम kx के साथ इक्वेट कर दे रहे हैं क्योंकि kx इज द रिस्टोरिंग फोर्स। तो mg sin थीटा, आपको ये पता है अगर थीटा बहुत स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को ये हमेशा याद रखो। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाता है। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है? जो साइन थीटा का एक्सपेंशन है ना, वो एक्स प्लस सम फैक्टोरियल्स, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स में आता है। अगर साइन एक्स अगर ऐसा ले लें तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हो जाता है। तो इसके आगे वाला जो भी एक्सप्रेशन है वो, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ होता है, तो आगे वाले कंपोनेंट्स जैसे जैसे एक्स जितना स्मॉल होता रहेगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही नेग्लिजिबल क्वांटिटीज होते रहेंगे। तो दीज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो बोल देते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बोल देते हैं। तो ये हमेशा ट्रू होता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। ठीक है, तो जब ये थीटा हो जाएगा तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये जब थीटा हो गया तो दिस आई कैन राइट इट एज mg sin थीटा की जगह पर थीटा कर देंगे। ठीक है, एंड व्हेन दिस इज इक्वल्स टू kx, ओके, तो थीटा इस केस में क्या हो जाएगा? अगर हमें इसको x हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया हुआ है x अमाउंट, तो और ये परपेंडिकुलर लेंथ जो स्ट्रिंग का है वो l है। सो थीटा कैन आई से इट इज x बाई l, ये कह सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर आप एंगल देखो तो ये वाला अगर x है, ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ होगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ होगा और ये एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। याद रखना हम लोग ये परपेंडिकुलर लेंथ ये वाला नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला x है, कितना डिस्प्लेस करा हुआ है और कितना स्ट्रिंग का लेंथ है। क्योंकि आफ्टर डिस्प्लेसमेंट थीटा स्ट्रिंग ऐसा होगा, ना कि ऐसा होगा। ठीक है, तो थीटा एक्स बाई एल हो जाएगा। सो आई कैन सेफली राइट इट एज एक्स बाई एल, है ना, थीटा की जगह पर। एंड टाइम पीरियड क्या हो जाता है? इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, व्हिच इज 2 पाई थीटा बाई एक्स, है ना, यही होता है। तो अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, एक्स बाई थीटा होता है ना, थीटा बाई एक्स नहीं होता। बैड, एक्स बाई थीटा होता है। ठीक है, तो एक्स बाई थीटा आपको क्या आ जाएगा? थीटा की जगह पर आप डिस्प्लेसमेंट, ओके, एक्स बाई थीटा, ये ना क्या, ये गलत है। बेसिकली 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होता है। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होता है, मेरे को थोड़ा नीटली लिख लेने दो। जो टाइम पीरियड है वो होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन विच इज हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई ए। एंड यहाँ पे अगर आप इसको के एक्स के साथ ना इक्वेट करके अगर हम लोग इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें कि ये एम जी थीटा है, तो ये एम जी एक्स बाई एल हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको एम ए के साथ इक्वेट करते हैं तो ये एम ए, तो मेरा ए आ जाएगा जी एक्स बाई एल। तो 2 पाई एक्स जी एक्स बाई एल, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट पूछ लेना। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये सब हो गया था, ये भी हो गया था। ओके, ये वाला क्वेश्चन बचा था, इसको कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है ये, बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन surface absorbing 70% of the light and reflecting rest। तो मेरा absorbing coefficient कितना हो जाएगा 0.7, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर रेस्ट है तो 0.3। इफ द इंसिडेंट लाइट बीम कैरीज पावर 10 watts, तो आपको बताना फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस एंड नॉर्मल इंसिडेंस दिया हुआ है। तो फोर्स क्या हो जाएगा ऑन द सरफेस, जो एब्जॉर्प्शन की वजह से है ना, और जो रिफ्लेक्शन की वजह से होगा, दोनों की वजह से आप फोर्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स कितना लगता है आई बाई सी, और रिफ्लेक्शन की वजह से फोर्स 2I/c, है ना। और इनको इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बस आंसर आ गया आपको। और बिकॉज हाँ आई ए हो जाएगा ना, यहाँ पे एरिया भी होगा, तो आई टाइम्स ऑफ ए इज पावर मल्टीप्लाई होगा एंड ये 2P/c इंटू आर। तो ए का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू आपको पता है, पी का वैल्यू पता है, सी तो स्पीड ऑफ लाइट है। तो फोर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ मोनोक्रोमेटिक बीम बिकम जीरो। अच्छा, टाइम्स पर सेकेंड। तो तो ये क्या दिया हुआ है बताइए, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर हम साइन वेव लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, साइन वेव अगर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये अगर मान लेते हैं कि ऐसा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, तो अगर कह रहा है कि बिकम जीरो दिस नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड में, तो अगर हम एक पूरा कंप्लीट वेवलेंथ अगर लें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो एक कंप्लीट पीरियड में देखो, ये वाला तो जीरो हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 बार और जीरो हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 बार यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार जीरो होगा, ठीक है, एक कंप्लीट पीरियड में। ठीक है, तो इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जितना जितना नंबर दिया हुआ है उसको आप 10⁻15/2 सेकेंड इनवर्स, इससे ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो आपका इंसिडेंट लाइट का एनर्जी कितना हो गया, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसको प्लैंक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको वर्क फंक्शन
वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको बताना है मैक्सिमम का है। हाँ तो के मैक्स निकालना है, सिंपल। आप ई माइनस 5 के मैक्स करोगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। Sun is directly overhead. The surface of the earth receives this much. ये इंटेंसिटी दिया हुआ है, याद रखना इंटेंसिटी है। Assume the light is monochromatic, wavelength दिया हुआ है, no light is absorbed, distance दिया हुआ है दोनों के बीच में, calculate the number of photons falling per second on each square। तो A के लिए आपको photon flux निकालना है, which is number of photons per unit area per unit time। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालोगे? इंटेंसिटी को एच सी बाई लैम्डा से डिवाइड करो, आपको फोटोन फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स। हाँ, number of photons falling per second on each square meter of the earth surface directly below। हाँ, ये आपको आई की वैल्यू दी हुई है ना, आपको लैम्डा की वैल्यू भी दी हुई है, तो आपको ये पता चल जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स आर देयर इन ईच क्यूबिक मीटर नियर द अर्थ सरफेस एट एन इंस्टेंट। तो आपको यहाँ पे फोटोन डेंसिटी निकालना है। ये क्या था हमारा? ये था फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स, और ये क्या है हमारा? फोटोन डेंसिटी। तो फोटोन डेंसिटी कैसे निकालोगे? फोटोन डेंसिटी को कुछ नहीं, फोटोन फ्लक्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कितने स्पीड से फोटोन ट्रैवल कर रहा है, तो वो आपको फोटोन डेंसिटी दे देगा। फिर सी पार्ट क्यूबिक मीटर है ना, इसीलिए हम लोग फोटोन डेंसिटी निकाल रहे हैं। हाउ मेनी फोटॉन्स डज द सन एमिट पर सेकेंड। तो ये तो फोटोन फ्लक्स अर्थ रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये फोटोन फ्लक्स अर्थ रिसीव कर रहा है, बिकॉज अगर यहाँ पे आप सन रखें और यहाँ पे अगर आप अर्थ रखें तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो, क्योंकि इस डिस्टेंस पे जितना फ्लक्स आएगा वो इस डिस्टेंस के फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो जितना ये रेडिएट कर रहा है, जितना ये रेडिएट कर रहा है, जरूरी नहीं है ना कि, क्योंकि ये तो हर जगह पर रेडिएट करेगा, हर डायरेक्शन पर रेडिएट करेगा, तो जरूरी नहीं है कि जो अर्थ है उसको भी सारे कुछ फोटॉन्स मिले। अगर हम लोग सन को सेंटर मान के अर्थ के अराउंड हम लोग अगर एक स्फीयर ड्रॉ करें, ठीक है, अर्थ को सरकमफेरेंस पे रख के, सन को सेंटर पे रख के एक स्फीयर अगर ड्रॉ करते हैं, तो उस पूरे स्फीयर में ये सन जो सेंटर पे है उस स्फीयर का, वो हर डायरेक्शन पे रेडिएशन एमिट करेगा। तो क्योंकि जितना ये नंबर ऑफ फोटॉन्स सन एमिट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि सारा कुछ फोटॉन्स अर्थ रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फोटोन फ्लक्स आपने यहाँ पे निकाला है, ये फोटोन फ्लक्स अर्थ रिसीव कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स सन एमिट कर रहा है वो निकालने के लिए आपको पहले यहाँ पे देखो इंटेंसिटी भी अर्थ रिसीव करके दिया है। ठीक है, अर्थ इतनी इंटेंसिटी रिसीव कर रहा है, जरूरी नहीं है कि इतनी इंटेंसिटी सन ने एमिट करी है। तो अगर हम पावर ऑफ द सोर्स निकालें, पावर ऑफ सन अगर निकालें, तो क्या मैं इसको इंटेंसिटी और 4 पाई जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इससे हम पावर ऑफ सन निकाल सकते हैं। जितना इंटेंसिटी मेरे को अर्थ पे मिल रहा है मल्टीप्लाइड कितनी एरिया में वो प्रोपोगेट किया हुआ है, तो ये 4 पाई डी स्क्वायर, ये जो स्फीयर है
अर्थ को सरकमफेरेंस पे रख के जो एरिया हमने निकाल, मतलब स्फीयर आ रहा है अर्थ को सरकमफेरेंस और सन को सेंटर पे रख के, उस स्फीयर का एरिया है, तो ये आपको पावर दे देगा। और एमिट पर सेकेंड ही बोला हुआ ना, तो एन पी बाई टी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो पावर ऑफ सन है इसको एच सी बाई लैम्डा से डिवाइड कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A small metal plate is kept at a distance of d from a singly ionized fixed ion. Fixed ion. ये सिंगली आयोनाइज्ड है तो इसको हम लोग प्लस ई ले लेते हैं। एंड इस पे हमने मेटल प्लेट पे एक लाइट इंसिडेंट करा है, कह रहे हैं यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ कुछ नहीं दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड कह रहा है। Find the maximum wavelength of the light beam so that some of the photoelectrons may go around in the circle around अच्छा तो इसके अराउंड सर्कल में घूमना है। तो मुझे ये बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक सिंगली पॉजिटिव आयन है उसके अराउंड सर्कल में घुमाना है, तो मतलब जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम लोग को जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है उससे बराबर करना पड़ेगा, यस सर। है ना? तो यस अब ये बताओ कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पे सिंगली आयनाइज फिक्स्ड आयन कितना फोर्स लगा रहा होगा, वो के जो कि 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई, अगर हम लोग रेडियस मान लें, रेडियस दिया हुआ है क्या? हाँ, डिस्टेंस डी दिया हुआ है ना, तो ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, तो मतलब जस्ट जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला प्लेट में से वो उसके अराउंड घूमने लगा, मैंने ये अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर हो गया और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, एम मास ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई डी। ठीक है, और ये पहला इक्वेशन हो गया। और आपको ये पता है कि अगर एच सी बाई लामडा मैंने लाइट एनर्जी, फोटोन की एनर्जी वाली लाइट मैंने इंसिडेंट की हुई है, इसको अगर हम लोग इसके वर्क फंक्शन में से माइनस करते हैं तो हम लोगों को हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एम वी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी इस सेकेंड इक्वेशन में से। ठीक है, और वही वैल्यू ले जाके मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा ये पूरे में। ठीक है, तो मुझे बेसिकली जब सब्सटीट्यूट करूंगा तो लामडा को निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लामडा आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, सर वो तो डी आएगा ना, लैम्डा कैसे आएगा? नहीं नहीं देखो, इन दोनों को जब यूज करोगे तो एम वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई डी। यहाँ पे मैं पहले वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, यस सर। और एम वी स्क्वायर की जगह पे 2 × एच सी बाई लैम्डा माइनस पाई। ठीक है, आपको देखो ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है ना, ये ई की सर आ वैल्यू गया, भी आ कांस्टेंट, जाएगा आ ई की जाएगा। वैल्यू डी वैल्यू दी हुई है, फाई की वैल्यू दी हुई है, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है, आपको लैम्डा ही निकालना है बस। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट ये वाला था, तो इनमें भी हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन डिस्कस, सब डिस्कस हो गया था आई थिंक। तो फिर यहाँ से एक दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो कह रहा है कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 120 किलोमीटर, द बॉल विल, अब जब अर्थ है, तो अर्थ
अर्थ है और इसके अराउंड सैटेलाइट की ऑर्बिट ये है। तो यहाँ पे सैटेलाइट है, तो ये सैटेलाइट की हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो चाहे कुछ भी वेलोसिटी, और ये एक इसको ग्रेविटेशनल फोर्स एक लगा रहा होगा जो कि इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, तब जाके ये सर्कुलर ऑर्बिट में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। और इसके पास एट एनी टाइम एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी सैटेलाइट के पास। तो जब मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि बॉल को मैं इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो दे रहा हूँ। तो अगर मैं बॉल को कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ बट वो बॉल सैटेलाइट से अटैच्ड है, तो ये बॉल के पास सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये बॉल के पास सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी जो कि टेंजेंशियली होगी, ठीक है। और वो इसको इसके साथ अट्रैक्ट कर रहा होगा। बॉल के पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है और बॉल पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी लग रहा होगा अपने डायरेक्शन में। तो बताओ इंट्यूटिवली, गो फार अवे ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फॉल डाउन ऑन दी अर्थ ग्रेजुअली हो सकता है क्या, बताओ। गिरेगा ही नहीं नहीं क्योंकि नहीं। ये भी तो नहीं है ना, हम्म, क्योंकि उसके पास उस डायरेक्शन पे फोर्स तो लग रहा हम्म, है बट सैटेलाइट उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दिया है, तो फिर वो उस डायरेक्शन में गिरेगा भी नहीं, है ना। और कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ये प्रोबेबल है, ठीक है। कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सैटेलाइट एट दैट टाइम। हाँ, ये देखो इन दोनों में डाउट हो सकता है कि कंटिन्यू टू मूव सेम स्पीड, सेम स्पीड तो होगा उसके पास along a straight line tangential to that satellite at that time। हाँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो होगा उसके पास, लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, नहीं, क्योंकि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा ना, हम्म, ठीक है। देखो अब सैटेलाइट का अगर इक्वेट करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट बाई जितना भी डिस्टेंस है विल बी इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ सैटेलाइट तो कैंसिल हो जाता है, तो जो भी इसको वेलोसिटी मिल रहा है वो इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ है। अगर सेम चीज हम लोग बॉल के लिए कंसिडर करें, तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉल बाई आर एंड मास ऑफ बॉल बाई वी स्क्वायर बाई आर, तो इतना तो उसको मिल जाएगा, ठीक हम्म, है। सेम चीज तो एप्लीकेबल है अगेन, ठीक है। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। yes, Point masses M1 and M2 are placed at opposite ends of the rigid rod of length L, negligible mass. Rod is said to be set. Rod is to be said rotating about an axis perpendicular to its position of point P on this rod, through which the axis should pass, so that the work required to set the rod in rotating angular velocity omega naught is minimum. Okay, तो वर्क कितना होगा, वर्क कितना होगा बताओ। वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतना तो वर्क करना पड़ेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी के एफ माइनस के आई ना, तो के आई तो जीरो है, तो ये सिर्फ के एफ की वैल्यू होगी। के एफ की वैल्यू मतलब हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड आई की जगह पर आप क्या बोलोगे, रॉड की तो रिजिड रॉड लेंथ एल तो है बट नेग्लिजिबल मास है, तो आपको बस m1 एक्स स्क्वायर प्लस m2 एल माइनस एक्स स्क्वायर लेना है। तो आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को इक्वेट करो टू जीरो,
फिर डी स्क्वायर डब्ल्यू बाई एक्स स्क्वायर को मिनिमम करना है ना, तो आप क्या करोगे, इसको शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये लेट से एक्स आपको आता है एट एक्स नॉट, ठीक है, तो दिस शुड बी एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे। तो ये जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी एक्स नॉट की वैल्यू आएगी, समझ गए ना, वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड यहाँ पे जो आई है वो आप यहाँ से इक्वेट करोगे, एंड फिर आपको ये वर्क डन की एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देना है, एंड जो भी एक्स की वैल्यू आएगी जहाँ पे ये डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है वो वैल्यू आपको आंसर दे देगा। ठीक है, Yes, sir. इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर डिस्क ऑफ it's rotating in a horizontal plane about its symmetry axis with a constant speed. Another disk moment IV dropped coaxially into a rotating disk. Initially, the second disk had zero angular speed. Eventually, both disks rotate with constant angular speed. Achha, simple. Energy lost by initial rotating disk. So the loss in energy will be half. Okay, लेट्स ऐसे सोल्व करते हैं। उसका इनिशियल एनर्जी कितना है, विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क, एंड कितने, ये ओमेगा आई से घूम रहा है ना, तो ओमेगा आई स्क्वायर, एंड जो अनदर डिस्क है आई बी का, उसका 0 एंगुलर स्पीड है, तो हमने कुछ नहीं लिया हुआ है। ठीक है, फिर ओमेगा फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, बोथ डिस्क रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर दिया हुआ है ना, तो हाफ आई टी प्लस आई बी विथ ओमेगा एफ स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ना। आपको एक्सप्रेशन में जो आंसर है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हाँ, तो इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ओमेगा एफ यूज नहीं हुआ है ना। ठीक है, तो ओमेगा एफ को आपको एलिमिनेट करना है, तो ये तो आपका, अब ये समझो, आप ये भी बोल सकते हो, तो चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, एफ माइनस सी आई कर दो। ठीक है, दिस विल गिव यू द आंसर। एलिमिनेट एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो जितना चेंज इन एनर्जी है, विल बी ब्रॉड बाय फ्रिक्शन, है नहीं है, एंड क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, तो हम लोग इसमें मोमेंटम भी कंजर्व नहीं हो रहा होगा। एंगुलर मोमेंटम, हाँ, so this must be dropped का हुआ। आई थिंक मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं आई टी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, वर्क तो इंटरनल ही, तो आई टी प्लस आई बी ओमेगा एफ, तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये दोनों, एंड यहाँ से आप ओमेगा एफ को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आई, मतलब आई टी बाई आई टी प्लस आई बी बाई ओमेगा आई कर लोगे, एंड फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है ओमेगा एफ की जगह, और फिर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको लॉस इन एनर्जी आपको पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स या वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो आपको पॉजिटिव लेना, बिकॉज एनर्जी लॉस हो रहा है, तो आपको इनमें से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक एक्सप्रेशन है, और ये वाला, इनको यूज करना है, और फिर यहाँ से
लॉस इन एनर्जी निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हो गया। आई थिंक सब हो गया डिस्कस, राइट। तो दैट्स इट। आपको कुछ और सवाल पूछने हैं? नहीं तो फिर आप ग्रुप पे डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपके बाकी भी डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लास कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू सर।